गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 26 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो पहली बात तो आप नोटिस कर पाएंगे कि जो तेलंगाना टनल थी ना, अभी भी उसके रिगार्डिंग काम यहाँ पे चल ही रहा है। जो वर्कर्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कहीं ना कहीं जो स्लश और वाटर आपका टनल के अंदर सीप इन कर रहा है। लगभग 5,000 लीटर ऑफ वाटर इस टनल के अंदर सीप इन कर रहा है, जिस वजह से जो रेस्क्यू एफर्ट्स है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है ना, उन्होंने ये बताया है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो शराब नीति लाई गई थी, उस वजह से जो दिल्ली का एक्सचेकर है उसको लगभग 2,000 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर दोस्तों बन जाता है। काफ़ी लंबे टाइम से इस पर्टिकुलर जो एक्साइज पॉलिसी थी उसके बारे में काफी टाइम से चर्चा भी हो रही है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके रिगार्डिंग जेल भी गए हैं, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पे कैग के द्वारा भी देखने को मिल जाएगी। अब जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने उल्टा एलजी के ऊपर ही बोल दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये लॉस हुआ है, जो इतना 2,000 करोड़ का लॉस बताया जा रहा है। एंड उन्होंने बोला है कि जो ईडी है, सीबीआई है, इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पे लॉस हुआ है। चलो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं एक पार्टी दूसरे पार्टी को, बट डेफिनेटली ये जो बताया जा रहा है सीएजी के द्वारा, जो लॉस बताया जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आम टैक्स पेयर का ही पैसा होता है, जो खराब नीतियों की वजह से कई बार इस तरह से नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों, डेट है आज की 26 फरवरी 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन वार। दोस्तों, दरअसल में ना एक रेजोल्यूशन आया, एडवांसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। ठीक है, तो ये यूएन के अंदर रेजोल्यूशन आया, तो आप जानते होंगे कि इसके ऊपर फिर वोटिंग हुई है। अब इस वोटिंग के अंदर ऐसा देखा गया कि टोटल 93 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इसके फेवर में वोट डाला। दरअसल में ये जो आप नोटिस कर पाओगे ना, ये टेबल किसने किया था? यूक्रेन और उसके जो यूरोपियन दोस्त हैं। तो यानी कि यूक्रेन हो गया, बाकी और यूरोपियन दोस्त जो उसके हैं उन्होंने तो फेवर में वोट डाला। इसी तरह से टोटल 18 कंट्रीज थी जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट डाला, एंड लगभग 65 कंट्रीज थी जिन्होंने एब्सटेन किया, जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, ना फेवर में ना अगेंस्ट में। अब आप लोग जानते होंगे कि यार इंडिया ऐसे मुद्दों में नॉर्मली एब्सटेन करता है, तो यहाँ पर भी सेम स्टेटस ही देखने को मिला। जैसे इंडिया ने एब्सटेन किया, है ना। एंड उसके अलावा अगर आप देखना चाहो, इवन आपका चाइना हो गया, उसने भी एब्सटेन किया, ब्राजील ने भी, साउथ अफ्रीका ने भी। तो ये सब कंट्रीज तो एब्सटेन किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगेंस्ट में कौन थे। एक्चुअल में क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, 3 साल हो गए अब तो रशिया और यूएसए, ये दोनों एक ही साइड देखने को मिले। यानी कि रशिया ने भी इसके अगेंस्ट वोट डाला, और यूएसए ने भी, और इसराइल ने भी। इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे। एंड इनफैक्ट ना, नॉर्मली कभी ऐसा मुद्दा आता था ना, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता था कि लगभग 140 लोग फेवर में वोट डाला करते थे, पर इस बार सिर्फ और सिर्फ 93 कंट्रीज ने फेवर में वोट डाला। आप बोलोगे ऐसा नंबर कम कैसे हो गया? अगर पिछली बार ऐसे रेजोल्यूशन में इतने ज्यादा लोग यूक्रेन के समर्थक में थे, तो इस बार कम कैसे होंगे? इसका कारण देखो, एक पर्सन है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये जो चीज थी वो रशिया के फेवर में उन्होंने बात करी, है ना। उन्होंने जो वोटिंग करी वो रशिया के फेवर में थी, एंड यूएसए की वजह से और भी बहुत सारे कंट्रीज ने यूएसए के साथ ही उन्होंने जाना चूज किया, या फिर उन्होंने एब्सटेन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इसराइल की बात करें, इसराइल ने भी यहाँ पे आपका इसके अगेंस्ट में वोट डाला है। तो ये जो रेजोल्यूशन था, इट कॉल्ड फॉर एन डी एस्केलेशन, अर्ली सेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। इस तरह से यहाँ पे ये रेजोल्यूशन लाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया किन किन कंट्रीज ने अगेंस्ट में वोट डाला, वो आप देख सकते हो। अब एक बात आप नोटिस करना, G7 की जितने भी देश है ना, एक्सेप्ट यूएसए, उन सब ने फेवर में वोट डाला। यूएसए ने तो अगेंस्ट में वोट डाला, पर यूएसए के अलावा बाकी सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने यहाँ पर फेवर में वोट डाला है, एंड डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट इसको यहाँ पे बोला भी जा रहा है। एक आप बात और ध्यान में रखिएगा कि यूएसए ने भी ना एक इसी तरह से एक राइवल रेजोल्यूशन लेकर आया, एक और रेजोल्यूशन वो लेके आया जिसका नाम है द पाथ टू पीस। ठीक है, अब ये जो रेजोल्यूशन यूएसए लेकर आया, इसके 93 वोट्स इसके फेवर में पड़े, 8 इसके अगेंस्ट में, और 73 कंट्रीज ने यहाँ पर एब्सटेन किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर, ये जो रेजोल्यूशन था जो यूएसए लेके आया ऑन द रशियन फेडरेशन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर बाद में यूएसए ने एब्सटेन क्यों कर दिया? देखो, एक्चुअली में पता क्या था, ये जो रेजोल्यूशन यूएस से लेकर तो आया था, पर बाद में आगे जाके क्या हुआ ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस की बात करी गई कि हमें रेजोल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, एंड इनफैक्ट वो लाए भी गए।
तो जब वो चेंजेस करे गए रेजोल्यूशन के अंदर, तो वहां पे वो यूएसए को जो चेंजेस थे ना, वो चेंजेस वहां पे उसको पसंद नहीं आए। ठीक है, इस वजह से यूएसए ने डिसाइड किया कि वो इसके ऊपर वोट ही नहीं करेगा, वो यहाँ पर इस चीज को एब्सटेन करेगा। तो द चेंजेस दैट वर ब्रॉट टू दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, उसकी वजह से हमें नोटिस करने को मिलता है कि यहाँ पर यूएसए ने इसके ऊपर एब्सटेन किया, क्योंकि उसमें ना जो लैंग्वेज थी रेजोल्यूशन के अंदर, वो लैंग्वेज चेंज होगी। उस लैंग्वेज में मेंशन कर दिया गया था कि यूक्रेन को हम सपोर्ट करेंगे, उस वजह से यूएसए ने बोला कि अब हम इस रेजोल्यूशन पे एब्सटेन ही करेंगे, हम इस पे वोट नहीं करेंगे। तो आप ये नोटिस कर पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन थे यूक्रेन वॉर के ऊपर, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को वर्ल्ड के बिगेस्ट एजुकेशनल फेस्टिवल के बारे में बताना चाहता हूँ, दैट इज विश्वास दिवस। दोस्तों, 28 फरवरी को शाम 6 बजे आप हम के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। विश्वास दिवस के अंदर बहुत ही कुछ एक्साइटिंग होने जा रहा है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करेगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ना एक लीनियर इकोनॉमी का मॉडल समझा होगा। व्हाट एग्जैक्टली इज अ लीनियर इकोनॉमी? लीनियर इकोनॉमी दरअसल में ना, इसको हम लोग टेक मेक एंड डिस्पोज मॉडल भी बोलते हैं। देखो, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कोई भी चीज अपने आसपास आप देख पा रहे हो, कोई भी, जैसे मान लो वाटर बॉटल की बात कर लेते हैं। अब वाटर बॉटल को क्या हुआ, वाटर बॉटल बनी, कहीं ना कहीं आपने इस्तेमाल किया, डस्टबिन में फेंक दिया या जहां भी फेंकना था फेंक दिया, बात खत्म, उसकी लाइफ वहीं पे खत्म होगी। या फिर कोई और चीज भी आप नोटिस करते हो अपने आसपास, मान लो मोबाइल था, मोबाइल आपके पास है, आपने इस्तेमाल किया, आपने फेंक दिया, है ना, लैपटॉप है, कुछ भी इस तरह से। तो यहाँ पे ना उसकी जिंदगी शुरू होती है और खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अब आप लोग जानते होंगे दुनिया में रिसोर्सेज सर बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर हम इस तरह से लीनियर इकोनॉमी करते गए, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज सारे से एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का। सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से पता क्या होता है, हम चीजों को रिसाइकल करके उनका रीयूज करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो कोई चीज बनी, ठीक है, लेट अस से आप उसको डिस्पोज करने के से पहले कहीं ना कहीं अगर आप उसको किस तरह से रीयूज कर दो, आप उसको रीमैन्युफैक्चर या रिफर्बिश कर दो या उसको रिसाइकल कर दो, तो वापस से ना वो एक सर्कुलर इकोनॉमी का एक तरह से हिस्सा बन जाता है। उसकी लाइफ टाइम, जो उसकी लाइफ वैल्यू है ना, वो अपने आप में लाइफ टाइम उसकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आजकल भी आप नोटिस करते होंगे, कई बार मोबाइल फोन्स के बारे में चलता है ना, कि जैसे आई थिंक कैशिफाई करके नाम है, तो मोबाइल फोन्स का भी इसमें देखने को मिलता है कि लेटेस्ट से अपना मोबाइल था, आपने मोबाइल फेंका नहीं, आपने उसको किसी को दे दिया, उन्होंने उस मोबाइल में कुछ चेंजेस कर दिए, थोड़ा उसको बेहतर बना दिया, एंड वापस वो एक तरह से काफी हद तक नया फोन बन गया। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी है। आप रिसोर्स को फेंकते नहीं हो, उसको रिसाइकल, रिपेयर, रिड्यूस, रीयूज करके कहीं ना कहीं वापस से रीमैन्युफैक्चर, रिफर्बिश करके उसको वापस से उसकी लाइफ टाइम बनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि रिसोर्सेज का आप इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हो। तो ये यहाँ पे फोकस होता है सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर। तो आप सर्कुलर इकोनॉमी बोल सकते हो, या काफी बार इसको, मतलब इसके जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो दरअसल में ना एक हमारा रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम है एशिया के अंदर, तो उसका जो 12th फोरम होगा, वो होगा 3 से 4 मार्च के बीच में, और ये होगा कहाँ पर, जयपुर का जो, मतलब जयपुर के अंदर जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, वो इसको लीड करेगा। बाकी जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, हमारी राजस्थान सरकार, एंड यूनाइटेड नेशन की जो संस्थाएं हैं ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। खासकर आपका यूएनएस्केप एंड यूएनसीआरडी, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट, ये यहाँ पर इसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसको लीड करेंगे इस पर्टिकुलर फॉरम को। तो इसका थीम यही है कि किस तरह से हम सर्कुलर सोसाइटी को रियलाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। तो इसके माध्यम से कैसे साथ में मिलकर पॉलिसी डिस्कशंस होंगे एसडीजीज के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, ये हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो फोरम है ना, दरअसल में 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट के द्वारा। एंड आप नोटिस कर पाओगे, फॉरम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को मदद करता है किस तरह से 3R पॉलिसीज को अपने, 3R प्रिंसिपल्स को अपनी पॉलिसीज में लेकर आना है। पिछला जो समिट था, जो फोरम था, वो 2023 में कंबोडिया में हुआ था, एंड इंडिया ने भी इनफैक्ट ना जो 8th फोरम था 2018 के अंदर, वो इंदौर में होस्ट किया था। तो ये कुछ बातें आपको सर्कुलर इकोनॉमी और जो बाकी इसके साथ लिंक टॉपिक्स हैं, वो पता यहाँ पे होने चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस फॉर 12 फोर्ट्स ऑफ शिवाजी। देखो, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ये अभी मिला नहीं है, हम यहाँ पर इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको यूनेस्को का
दर्जा मिल जाए। मैं पहले आपको ना थोड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के बारे में बताता हूँ। देखो दरअसल में ना आप नोटिस कर पाओगे 1972 के अंदर यूनेस्को द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, ताकि जो भी कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उन साइट्स की कहीं न कहीं ओयूबी होनी चाहिए, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी साइट्स होती हैं, उनको यूनेस्को ये पर्टिकुलर दर्जा यहाँ पे देता है। अब आप नोटिस कर पाओगे काफ़ी कल्चरल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, साइंटिफिक, नेचुरल या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, एंड यहाँ पर ना बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इट शुड बी अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, है ना? कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ का इंटरचेंज हुआ होना चाहिए, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स या डिज़ाइन, एक लिविंग या लॉस्ट कल्चरल ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन को टेस्टिमनी हो, है ना? इस तरह से बहुत सारे इसके अलग-अलग क्राइटेरियाज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज़ के ऊपर देखा जाता है कि क्या वो चीज़ फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नेचुरल फिनोमेना हो, कोई उसका लिंक हो बहुत बड़े इवेंट के साथ, है ना? कुछ लेट अस से आपका कल्चरल या ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन हुआ हो वहाँ पे पास्ट के अंदर, राइट? कुछ हिस्टोरिकल साइट हो, कुछ बायोडायवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट साइट्स हो, कुछ ऐसे इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज़ के ऊपर उसको यहाँ पर हम यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस यहाँ पे देते हैं। इनफैक्ट ना आपकी ये साइट्स कल्चरल साइट्स हो सकती हैं, नेचुरल साइट्स हो सकती हैं, या कल्चरल नेचुरल मिक्स साइट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें ना, तो आज के समय टोटल आपको 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाएँगी, जिनमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 है मिक्स साइट। जो हमने कई बार डिस्कशन भी किया था, असम का जो चराइदियो मोइदाम है ना, उसको मतलब पिछले साल यहाँ पर उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। अब हमारी इस बार कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है जो 12 फोर्ट्स हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो लिंक्ड, उनको यहाँ पर हम इसका दर्जा दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर इनको ना नाम दिया जा रहा है क्या? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। एंड इसमें आप नोटिस कर पाओगे महाराष्ट्र के बहुत सारे फोर्ट्स हैं, एंड एक तमिलनाडु का भी फोर्ट है। महाराष्ट्र के अंदर आपको जानते हो ना, लोहगढ़ फोर्ट तो बहुत ही पॉपुलर है, रायगढ़ फोर्ट बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा बाकी जो शिवनेरी, प्रतापगढ़, राजगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, पन्हाला, खंडेरी, सुवर्णदुर्ग, सलहेर, ये पर्टिकुलर फोर्ट्स आपको कोशिश करी जा रही है कि इनको यहाँ पर दर्जा दिया जा पाए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के अंतर्गत। एक ना फोर्ट आपको गिंगी पोर्ट, या इसको सेंजी पोर्ट भी इनफैक्ट बोलते हैं तमिलनाडु के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ही लिंक्ड है। देखो इसको बनाया तो बहुत पहले गया था, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप के अंतर्गत ना इसको मराठास के द्वारा स्ट्रेंथन किया गया था, इस पर्टिकुलर फोर्ट को। ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो इसको जो ऐसा फोर्ट बोला था कि जिसको भेद पाना अपने आप में सबसे चैलेंजिंग टास्क है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने भी इसको ट्राई ऑफ द ईस्ट के नाम से बोला हुआ है। तो ये सब फोर्ट्स की कोशिश है कि इनको यहाँ पर हम यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस का दर्जा दे पाएँ, मतलब दिलवा पाएँ। अभी तक तो नहीं हो पाया है, बट वी आर ट्राइंग। तो डेफिनिटली इससे महाराष्ट्र का भी, इनफैक्ट तमिलनाडु का जो गिंगी पोर्ट है ना, उसको भी यहाँ पर डेफिनिटली इससे बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज़ अवर कोशिश दिस टाइम। और महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर हैं कल्चरल अफेयर्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो यहाँ पर डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, ताकि वो इसको ये दर्जा यहाँ पे दिलवा पाएँ। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है टी हॉर्स ट्रेड के रिगार्डिंग। थोड़ा इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ना अभी जो चाइना के एम्बेसडर टू इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट किया है। थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो कई बार ना आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर सुना भी होगा, अपना जो सिल्क रूट वगैरह के अंदर ये जो सिल्क रोड की बात करते हैं, तो उतना पॉपुलर तो नहीं है ये टी हॉर्स रोड, पर डेफिनेटली न्यूज़ में अभी आ चुका है। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये जो आपका आप रेड कलर में मार्क देख रहे हो ना, ये है रोड। ये रोड दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे किस तरह से भारत को, नेपाल हो गया आगे, ठीक है, एंड कहीं न कहीं बांग्लादेश के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट करती है, और तिब्बत के थ्रू होती-होती चाइना के साथ यहाँ पे कनेक्शंस हैं। तो इस तरह से दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ रूट्स। यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीजियांग हो गया, आपका डाली हो गया, है ना? एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे जैसे आपका लहासा हो गया, एंड अकॉर्डिंगली भारत में कोलकाता यहाँ पर कनेक्टेड है। अब आपके दिमाग में आएगा ये हम इस्तेमाल किस लिए करते थे? देखो नाम पढ़ रहे हो, यहाँ पे नाम क्या है? टी हॉर्स रोड। तो थोड़ा इसी से आपको आइडिया मिल जाना चाहिए। दरअसल में ना तिब्बत तिब्बत में आप जानते होंगे ठंड बहुत होती है ना? तिब्बत में ठंड होने की वजह से क्या, लोगों को चाय बहुत पसंद है वहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर रोड का चाय के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है? जो चाइना से जो चाय बनती थी, वो कहीं न कहीं तिब्बत के एरियाज़ के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करी जाती थी, एंड इनफैक्ट कोलकाता तक भी जाती थी। फिर कोलकाता से हम पोर्ट तक पहुँच गए। इस कोलकाता से कहीं न कहीं आगे जाके यूरोप तक भी यहाँ पे, और अलग-अलग एशिया कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर चाय को बेचा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो चाइना में जैसे हॉर्सेस की रिक्वायरमेंट थी, है ना?
तो हॉर्सेस भी चाइना, तिब्बत से और बाकी और एरिया से इंपोर्ट करवाता था। तो इसलिए ये आपको जो रोड है ना, इसको टी हॉर्स ट्रेड के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब थोड़े कुछ और पॉइंटर्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो तांग डायनेस्टी अगर हम नोटिस करें ना, जो कि 618 से 907 सीई के बीच में थी, तो वहां पर भी आपको ये टी हॉर्स रोड आपको देखने को मिल जाएगी, वहीं से आपकी स्टार्टिंग देखने को मिलती है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो यीजियांग है, वो मेंशन करते हैं कि शुगर, टेक्सटाइल, राइस, नूडल्स, ये सब जो कहीं ना कहीं चीजें थी, ये ट्रांसपोर्ट करे जा रहे थे फ्रॉम चाइना टू तिब्बत एंड इंडिया। एंड अगर हम बात करें उसके बाद सॉन्ग डायनेस्टी की, तो उस पर भी आप नोटिस कर पाओगे उस समय टी एंड हॉर्सेस का ट्रेड होता था। बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंस तो आप समझ गए होंगे, चाय का ट्रेड हो गया, डिमांड फॉर टी बहुत थी तिब्बत के अंदर, मिलिट्री रिसोर्सेज, हॉर्सेस वगैरह डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन एंड मिलिट्री के लिए इंपॉर्टेंट थे, चाइना इंपोर्ट करवाता था। एंड डेफिनेटली इससे और आपकी गुड्स, आपका कल्चर और टेक्नोलॉजी चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच में आपका होता था। तो इसको फैसिलिटेट करने के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली यहाँ पे था। अगले टॉपिक पे आते हैं, द बुद्धिस्ट रेलिक्स ऑफ रत्नागिरी। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ है ना, यहाँ पर एक्सकवेशन करी गई है रत्नागिरी के अंदर, एंड उसमें ना बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे ना, जो बुद्धा जी का आपको हेड लगभग 1.4 मीटर टॉल, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा बताया जा रहा है कि इट इज प्रॉब्ली द लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिली हैं, कुछ और एक्सकवेशन भी हैं, तो उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। कहाँ पर मिली हैं? ये मिली है रत्नागिरी के अंदर, जो कि आपके उड़ीसा के जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साइट के आसपास कुछ आपको रिवर्स जैसे ब्राह्मणी, किमिरिया एंड आपका बिरूपा रिवर आपको इसके आसपास देखने को मिल जाएंगी। एंड ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है। अब रत्नागिरी का मतलब क्या होता है? देखो, गिरी समझते हो, गिरी, गिरी का मतलब होता है माउंटेन, और रत्ना का मतलब होता है जूल, है ना। तो दरअसल में ना कई बार इसको हिल ऑफ जूल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 5th to 12th 13th सेंचुरी सीई के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मेजर बुद्धिस्ट सेंटर था। एंड आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये वज्रयान, जिसको हम तंत्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं ना, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस पर्टिकुलर साइट का। हालांकि साइट 13th सेंचुरी के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन करने लगी, बट ये एक्टिव थी टिल 16th सेंचुरी। फिर जब हम बाद में 1958 और 61 के बीच में कुछ एक्सकेवेशंस किए ना, उसमें हमें पता लगा ये सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ब्रिक स्तूपा, मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस, 8 टेम्पल्स, 700 से भी ज्यादा वोटिव स्तूपास, ये सब हमने यहाँ पे एक्सकेवेट किए। फिर हमें पता लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट में साइट रही है। एंड जो अभी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आई हैं, उसमें एक तो बुद्धा हेड जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, वो हमें देखने को मिला। इसके अलावा स्तूपास हमें यहाँ पे मिले हैं। इसके साथ ही साथ आपने बुद्धिस्ट डिटीज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे अमोघ सिद्धि हम जानते हैं। ये जो आपके 5 विजडम बुद्धास होते हैं ना, उनमें से आपको एक देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से और भी आपके जो बोधिसत्वास हैं, वो सब उनके स्कल्पचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और भी हम नोटिस कर पाएंगे बुद्धिस्ट डिटीज एंड सिंबल्स के बारे में, जैसे रत्न संभव, ठीक है, अक्षोभ्या, ठीक है, अमिताभ, तारा, तारा का तो आप सुनते होंगे, है ना, मारीची, ये सब कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके यहाँ पे हमें स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट भी है कुटिला स्क्रिप्ट के अंदर, जो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट कनेक्शन को यहाँ पे और भी यहाँ पे दर्शाता है। यहाँ पर मोनेस्ट्रीज के रिमेन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्टली ब्रिक एंड स्टोन स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बुद्धिस्ट रिलिक्स ऑफ रत्नागिरी, जो अभी यहाँ पे एक्सकवेट किए गए हैं। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, वो है आपका ब्लैक प्लास्टिक के नाम से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ब्लैक प्लास्टिक क्या चीज है। देखो यहाँ पे, इधर देखो, इस फोटो को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ना ये है ब्लैक प्लास्टिक। जब आपके दिमाग में आएगा ना ब्लैक प्लास्टिक, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जैसे आपके कंप्यूटर, आपका टीवी, आपके कुछ और अप्लायंसेस होते हैं ना, इन ये सब क्या है? ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। और जो जब ये खत्म हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ना दरअसल में हम क्या करते हैं? हम रिसाइकल करते हैं। और जब रिसाइकल करने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो आप फोटोज में देख पा रहे होंगे, उनको हम बोलते हैं ब्लैक प्लास्टिक। समझे इस बात को? तो हमारी जो भी इस तरह की, जैसे हमारे जैसे कुछ खाने की, जैसे फूड ट्रे वगैरह हो गया, कंटेनर हो गया, कुछ यूटेंसिल्स हो गया, इनके अंदर हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं ना प्लास्टिक को, नॉर्मली हम उसको ब्लैक प्लास्टिक बोल देते हैं। अब क्या दिक्कत क्या है ब्लैक प्लास्टिक में? देखो, ब्लैक प्लास्टिक में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम इस्तेमाल तो बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, टॉयज, सिंगल यूज यूटेंसिल्स, ये सब में इस्तेमाल करते हैं। पर दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इनफैक्ट ना, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो ब्लैक प्लास्टिक है, या जो ब्लैक चीज़ें हैं, मतलब ये, इसमें कैंसर भी हो सकता है। दीज आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कैंसर होता ही है, बट दीज आर कंसिडर्ड टू बी पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। इससे पॉसिबिलिटी रहती है। इनफैक्ट ना, जो बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार वो टॉयज वगैरह के साथ खेलते हैं,
एंड अगर लंबे समय तक उनके प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट में रहते हैं ना, तो उन हार्मफुल केमिकल्स को वो एक्सपोज हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, जैसे हम किचन के अंदर इस ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं जो इसके टॉक्सिक केमिकल्स हैं ब्लैक प्लास्टिक के अंदर, वो हमारे खाने के अंदर जा सकते हैं हीटिंग के समय के ऊपर। उससे कहीं न कहीं ये जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कम लेवल के ऊपर भी ना रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, किडनीज़ के अंदर डिसरप्शंस कॉज़ कर सकते हैं, ह्यूमन थायरॉइड फंक्शन की वजह से दिक्कत आ सकती है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये जो रिसाइक्ल्ड ई-वेस्ट होता है ना, इसके अंदर आपको फ्लेम रिटार्डेंट्स हो गया, हेवी मेटल जैसे कैडमियम, लेड, निकल, क्रोमियम, मर्करी, ये सब हो सकते हैं और जो कहीं न कहीं हमारी बॉडी के अंदर लीच कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे अभी बताया गया है, बाकी आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है? तो इसमें एक ब्लैक कलर ऐड किया जाता है ताकि हम कार्बन, जिसको कार्बन ब्लैक कहते हैं, प्लास्टिक के अंदर वो चीज़ ऐड करी जाती है। बाकी जो अभी फाइंडिंग आई है ना एक रिपोर्ट के द्वारा, वो ये बता रहा है कि इसमें कैंसर कॉज़िंग, हार्मोन डिस्टरप्टिंग, फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे और इसने बीडीई 209 की बात करी है। दरअसल में ये जो बीडीई 209 है ना, ये यूएस में 10 साल से पहले फेज़ आउट कर दिया गया था, पर अभी भी यहाँ पे पाया जाता है इन दीज़ फॉर्म्स ऑफ ब्लैक प्लास्टिक। जैसे इसमें आप नोटिस कर पाओगे, ये क्या है, डिकैब्रो मोडिफिनाइल एथर, ठीक है? ये इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है और उससे ह्यूमन हेल्थ को रिस्क यहाँ पे हो सकता है। ऐसा यहाँ पर जो जर्नल केमोस्फेयर के अंदर जो स्टडी पब्लिश करी गई है, उसने यहाँ पर ये चीज़ बताई है। देखो यहाँ पे कहाँ स्टडी हुई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें ना इसके इम्पैक्ट ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इन केमिकल्स वगैरह के रिगार्डिंग, इनसे जो कहीं न कहीं हैज़ार्ड्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन्स हमसे पूछता रहता है। राइट? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला था आपका बे ऑफ बंगाल इंटर प्रोग्राम गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये 2023, क्या बहुत ही रिसेंटली इसको एस्टैब्लिश किया गया था? नहीं, ये दरअसल में 2003 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। झूमर बिनांदनी डांस, ठीक है, ये हमारा तमिलनाडु के अंदर नहीं बल्कि आपको असम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेटो की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले 12 मेंबर्स हुआ करते थे, पर अब कहीं न कहीं इसमें 32 मेंबर्स हो चुके हैं। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट की, तो भगत सिंह जी नहीं बल्कि उनके जो चाचा जी थे, अजीत सिंह जी, उनके द्वारा 1907 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। लास्टली अगर मैं बात करूँ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, यहाँ पर ये बात करता है कि डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।